नमस्कार, मैं हूं आरती कुलकर्णी। वन इंडिया हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है आर्थिक मुद्दों के जानकार और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज हातेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। नमस्कार। महाराष्ट्र में इलेक्शन का माहौल है, चुनाव का माहौल है, 4 राज्यों में भी चुनाव का माहौल है, तो राजनीति बहुत गर्मा गई है। लेकिन इस राजनीति में कोई वेलफेयर स्कीम्स की भी बहुत ज्यादा चर्चा है, आर्थिक मुद्दों पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। सर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लाई थी और मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी को बहुत फायदा मिला था इसका। महाराष्ट्र में भी इसी की कॉपी लाड़की बहन योजना शुरू हो गई है। उसका स्टेटस क्या है, उसकी खामियां क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है? शुरू में ये जो योजना महाराष्ट्र में आ रही है वो है तो कॉपी एमपी की लाडली बहना की कॉपी है, लेकिन क्या सही में मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो फायदा हुआ चुनाव में उसमें लाडली बहना का बहुत बड़ा हाथ था? क्योंकि बीजेपी एमपी में पहले से सक्षम है और एमपी में हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस ने ज़्यादा कुछ फाइट भी नहीं किया। तो मैं ये मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि लाडली बहना का कितना, फिर भी महाराष्ट्र में ये योजना लाई गई है क्योंकि 4 जून 2024 के बाद थोड़ा सा जो धक्का महाराष्ट्र में लगा, खास करके बीजेपी को लगा, लोकसभा इलेक्शंस में लगा, तो उनको लगा कि कोई नया कॉन्स्टिट्यूएंसी हमको ढूंढना चाहिए, कोई नया हथकंडा वोट्स के लिए जो हमको जल्दी वोट्स दे और चुनाव भी जो होने वाला है विधानसभा के उसका फ़ायदा मिले, इसलिए ये योजना हमने लाई है। ये योजना वोट्स की योजना है। जैसे सब खटाखट योजना जो होती है ये बीजेपी ने किया, पहली बार ऐसे नहीं है। लोकसभा चुनाव में हमने राहुल गांधी का भी प्रचार देखा, खटाखट वो पैसे देके वोट खरीदने की जो बात है वो सब राजकीय पक्ष आजकल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जो भी राज्य हो। बिल्कुल। और लोकसभा इलेक्शन में खुद राहुल गांधी का प्रचार था, वो तो हर सभा में बोल रहे थे कि हम आपको, कर्नाटक में ये लागू हुई है स्कीम, गृहलक्ष्मी जो योजना है। तो कर्नाटक में देखेंगे खास तौर तो कर्नाटक में ये भी हो रहा है कि विकास के जो काम है उसके लिए पूरे से पूरे इनफ पर्याप्त पैसे नहीं है। और महाराष्ट्र में भी हम 46,000 करोड़ जो 40,000 करोड़ जो हम खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, फिर अगर वो खर्चा करेंगे तो हमारी बाकी जो योजनाएं हैं, कृषि की है, महिला बाल कल्याण की है, कुपोषण के लिए हम जो खर्चा करते हैं वो तो हमारे पास पूरे पर्याप्त निधि तो बचेगा नहीं। अगर बाजार से पैसे उठाएंगे तो फिर ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो योजना है वो कितनी सस्टेनेबल है, इसके बारे में मेरे मन में बहुत संदेह है। जी, ये बार बार आप कह चुके हैं। सर, लाडली बहना जैसी ये लाड़की बहन योजना जो है, वैसे लाड़का भाऊ मतलब लाडला भैया योजना भी है, उसमें पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। सर, लेकिन ये जो योजना है उसके लिए एक ऐप बनाया है सरकार ने, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐप के फायदा भी है, नुकसान भी है। ऐप का फायदा यह है कि वो जो भी योजना के लाभार्थी हैं उनके लिए योजना का लाभ पाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास ऐप है, सिर्फ आप उस पर पेपर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, आपका पहुंच जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का फायदा है, वो लेना भी चाहिए, क्योंकि जो पुराना सिस्टम था कि आप अपने से ले जाओ, 3 कॉपी लगाओ, समय बच जाएगा, जल्दी हो। लेकिन उसका प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि एलिजिबिलिटी लाभार्थियों की जो है वो चेक करने की प्रक्रिया उस ऐप में नहीं है। मतलब अभी हम लोग अगर ऐप खोलते हैं और एक हमारा एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा भी सबमिट हो जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और खास करके आपके पास आय का जो सर्टिफिकेट है 2.5 लाख रुपए की, और हम ये जानते हैं कि 2.5 लाख का जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह से पाया जाता है, किस तरह से मिलता है। तो ऐसे नहीं है कि 2.5 लाख के नीचे वाले आय की जिनके पास सर्टिफिकेट है सब लोग गरीब हैं, और ना कि सब गरीब लोग के पास वो सर्टिफिकेट है। तो ऐप की वजह से जब हम ये काम करते हैं तो जिसका भी पेपर वर्क कंप्लीट है उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसका यही नहीं है कि वो हर ज़रूरतमंद को ही मिल रहा है या हर ज़रूरतमंद कोई छूट नहीं रहा है।
ये हम लोग नहीं देख सकते उसमें। सर अभी ये महायुति की सरकार है, भाजपा की भी सरकार है, तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग 1500 रुपया देंगे हर महिला को हर महीने, गरीब महिला को। तो कांग्रेस अभी बात कर रही है कि हम लोग 3000 देंगे। तो ये जो एक रेस शुरू हो गई है ट्रांजैक्शनल जैसा कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमें वोट दो, क्या सिचुएशन है महाराष्ट्र में? ये ऑक्शन चल रहा है वोट्स का, नीलामी चल रही है इलेक्टोरल सपोर्ट की, और ये उसको हम रेस टू द बॉटम भी कह सकते हैं। क्योंकि वित्तीय महाराष्ट्र की जो वित्तीय परिस्थिति है उसमें हम अगर इस तरह से कॉम्पिटिटिवली पैसे बांटते रहेंगे तो राज्य की जो वित्तीय माली हालत है वो तो नीचे ही जाती रहेगी, बहुत खराब हो, और फिर हमारे पास विकास के लिए निधि नहीं बचेगा। तो हमको किसी को भी इस तरह से, और सिर्फ गरीबों को नहीं, आमतौर पर हम गरीबों के लिए ही देखते हो, कहते हैं कि गरीब लोग को रेवड़ी बांट, लेकिन हम बड़े बड़े सिर्फ पैसे वाले लोगों को भी लड्डू बांटते रहते हैं फ्री में। अच्छा है ना, फ्री में हम जमीनें देते हैं। अभी महाराष्ट्र में कितने अस्पताल हैं जो चैरिटी हॉस्पिटल है जिनको हमने बहुत कम पैसे में ज़मीनें दी हैं बम्बई जैसे शहर में, बट अगर उनके अगर चार्जेस देखे और सही में क्या गरीब लोगों को लेते, तो हम कई तरह से लड्डू भी बांटते हैं। तो ये लड्डू भी बांटना नहीं चाहिए, रेवड़ी भी बांटना नहीं चाहिए। सर आप बार बार कह रहे हैं कि जिनको सच में जरूरत है उन टारगेटेड ग्रुप्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए। तो इसका क्या स्वरूप होना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर हमारे पास टारगेटिंग की यंत्रणा अच्छी तरह हो सकती है, जैसे हमने 2011 के बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, हमने ठीक से नहीं किया, लेकिन अगर हम उसको ठीक से कर लेते तो हमको हर व्यक्ति की एक्चुअली माली हालत क्या है ये समझ में आता अच्छी तरह, और फिर हम ये कह सकते हैं कि भैया ये 4 निकष है, ये 4 निकष जिसकी पूर्ति हो रही है उसी को हम पैसे देंगे। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अगर ये एक अप्रोच रख के अगर जो सही में गरीब है उनको अच्छी जिंदगी जीने, क्योंकि गरीबी की समस्या यह है कि गरीब आदमी मेहनत नहीं करता, ऐसे नहीं है, गरीब आदमी मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन वो गरीब होने की वजह से गरीबी से बाहर नहीं निकल आ पाता। एक तरह का ट्रैप है, एक तरह का ट्रैप है। तो इस तरह जो लोग हैं उनको बाहर निकालना ये राज्य की जिम्मेदारी है। सर आपने कहा कि सरकार महिलाओं को पैसे देती है, किसानों को पैसे देती है, लेकिन एक हाथ से पैसे देती है दूसरे हाथ से निकालती है, उसके क्या कारण है? वो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 11-12% है, यानी हमारे टोटल राष्ट्रीय उत्पादन का 12% जो है वो हमको टैक्स से आता है। लेकिन उसमें मेजॉरिटी पार्ट ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है, इनकम टैक्सेस से थोड़ा आता है, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट, और इनकम टैक्स से भी कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज़्यादा आ रहा है, यानी आम आदमी ज़्यादा कर भर रहा है, ज़्यादा कंपनियां कर नहीं भर रही हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस का शेयर कम है, लेकिन सबसे बड़ा शेयर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। जो जीएसटी के स्वरूप में अगर मैं माचिस लेता हूँ, दूध लेता हूँ, ब्रेड लेता हूँ, तो उस पर मैं जीएसटी जो देता हूँ, तो जीएसटी जो है वो असमान होता है, क्योंकि अगर एक माचिस मैं लेता हूँ तो जितना जीएसटी भरता हूँ उतना ही रोड साइड का कोई गरीब आदमी माचिस लेता है तो वो भी उतना ही जीएसटी भरता है। तो कंपेयर टू हिज और हर इनकम उसका तो जीएसटी का शेयर ज़्यादा आ जाता है। तो जीएसटी जैसे जो टैक्सेस है वो रिग्रेसिव है, गरीब लोग ज़्यादा भरते हैं उनके कंपेयर टू देयर इनकम। तो हमारा ये हो रहा है कि हमारा अतिरिक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो शेयर आ रहा है, इसका मतलब हमारे पैसे, सरकार के जो ज़्यादा पैसे आ रहे हैं वो ज़्यादा पैसे गरीब तबके से आ रहे हैं। ये हो रहा है कि हमारे पास जो अप्रत्यक्ष कर है वो नीचे के तबके के लोग, जो आर्थिक स्तर उनका निम्न है, वो कंपेयर टू देयर इनकम बहुत ज़्यादा भरते हैं। सर आपने एक दिलचस्प बात कही कि जो पैसे सरकार दे रही है, एक हाथ से पैसे दे रही है और दूसरे हाथ से निकाल रही है, इसके क्या कारण है? सरकार का जो टैक्स इनकम है वो 2 सोर्सेस से आता है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में भी इनकम टैक्सेस और कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कॉर्पोरेट टैक्सेस का शेयर अब कम हो गया, इनकम टैक्स यानी आम आदमी ज़्यादा इनकम टैक्स, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो शेयर है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है। अब जीएसटी अगर मैं एक नोटबुक खरीदूँ तो नोटबुक पर 18% जीएसटी है। मैं 100 रुपये की नोटबुक खरीदूँ तो मेरा इनकम 20,000 रुपया पर मंथ हो फिर भी मैं 18 रुपया भर रहा हूँ उसके ऊपर, और मेरा इनकम 2 लाख रुपया हो फिर भी मैं 18 रुपये। इसका मतलब ये है कि गरीब आदमी प्रोपोर्शन टू हिज और हर इनकम बहुत ज़्यादा टैक्सेस भर रहा है।
तो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो रिग्रेसिव है। हमारे पास नीचे से ज़्यादा कर संकलन हो रहा है और ऊपर की सतह पर हम अधिक कंसेशंस दे रहे हैं। जी जी। तो जब सब आर्थिक बात होती है तो गरीबों की बात होती है, अमीरों की बात होती है। आपने महाराष्ट्र में काफी स्टडी किया है और पूरे देश में भी स्टडी किया है, तो कई राज्य ऐसे हैं जो राज्य अमीर है लेकिन उनके लोगों के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स है, तो वो राज्य कौन से है? जैसे देखिए, दो वेलफेयर स्कीम्स आप किस तरह से देखते हैं। जैसे केरल का पर कैपिटा इनकम आज महाराष्ट्र से थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन केरल में यूनिवर्सल एजुकेशन है, तो हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, आरोग्य सुविधा अच्छी है। अगर आप तमिलनाडु जैसा स्टेट देखें, वहाँ भी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर महाराष्ट्र से काफ़ी अच्छा है और छोटे छोटे उद्योग भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की जो लोगों की क्षमता बढ़ाने वाली जो स्कीम्स हैं उनकी हमको ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि ये डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र। लाडली बहना जैसी जो स्कीम्स हैं वो इतना ज़्यादा काम नहीं करती जितनी ये यूनिवर्सल स्कीम्स करती हैं। सर, एक चंद्राबाबू नायडू ने हम अपने इंटरव्यू में कहा था, वो आंध्रा के लोगों के लिए बोल रहे थे कि मैं उनको फिश दूंगा और उसके साथ साथ मैं उनको फिश कैसे कैच करना है वो भी सिखाऊंगा। तो क्या ये पॉलिसी रहनी चाहिए गवर्नमेंट की? ये अब्राहम लिंकन की ये है कि टीच अ पर्सन बेटर टू गिव टीच अ पर्सन टू कैच फिश देन गिव दैट पर्सन फिश, राइट। उसको मछली पकड़ना। लेकिन हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब उसको देखते हैं तब मछली पकड़ने के लिए क्या आप किसी जाति के हैं, क्या आपको तालाब पर जाने दिया जाता है? आप महिला हो, दलित हो, तो आपको शायद तालाब में आपके पास मछली पकड़ने के पर्याप्त साधन भी नहीं होंगे। तो इस सब व्यवस्था, विषम व्यवस्था में हमको जो लोग पीछे छूटे हैं, जिनकी जाति वो जाति की वजह से हो गए, आर्थिक संसाधन की वजह से, उनको आगे तक ले आना, ये वेलफेयर स्कीम्स हमारे पास, यानी लोगों को तालाब तक ले आना, ये भी हमारे करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। सर, जब चुनाव होते हैं, जिस राज्य में चुनाव होते हैं, चुनाव के पहले 5-6 महीने ये वेलफेयर स्कीम्स की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चुन के आती है, सरकार चुन के आती है, तो पहले दिन से उन्होंने गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीयों के लिए, किसानों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे पास पर्याप्त स्कीम्स हैं। ये नहीं है कि महाराष्ट्र में पर्याप्त स्कीम्स नहीं है। हमारे पास घर की योजनाएं हैं, रेशन की योजनाएं हैं, कृषि की अनेक योजनाएं हैं, कई योजनाएं हैं। लेकिन हमारे पास उन योजनाओं का जो गवर्नेंस होता है कि क्या वो इफेक्टिवली काम कर रही है ज़मीन पर। हम खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका आउटकम आ रहा है? जैसे महाराष्ट्र में एसर का जो स्टडी है वो बताता है कि कई 7वीं कक्षा के बच्चे हैं जो दूसरी कक्षा की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते। तो ये इसका संबंध शिक्षण एक्सपेंडिचर पर नहीं है, गवर्नेंस पर। जी। तो हम हर जो भी नई सरकार आएगी या यही सरकार रहेगी, इनको पहला काम ये करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ पर, स्कीम्स पर खर्चा कर रहे हैं, वो स्कीम्स का फाइनल आउटपुट क्या है और आउटपुट को किस तरह मॉनिटर करें। और आउटपुट मॉनिटरिंग हमारे यहाँ बिल्कुल है ही नहीं, कंटिन्यूस। हमारे पास डेटा भी नहीं। ये क्यों नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास 1 लाख स्कूल्स हैं तो उसमें से 25,000 स्कूल या 30,000 स्कूल को रैंडमली साल में 2 बार हम देखें उस स्कूल्स में जाके कोई थर्ड पार्टी कि भैया बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। 7वीं की कक्षा का जो बच्चा है उसको 7वीं की टेक्स्ट बुक आ रही है पढ़ने की, नहीं आ रही है। अगर हम देखें और ये कुछ मॉनिटरिंग की सिस्टम हो और उसमें कुछ एक्शन हो तो बिल्कुल 100% इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। सर, हम लोग महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं। पहले बोला जाता था कि महाराष्ट्र नंबर 1 है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है वो भी आगे जाएगा, बिहार भी शायद हमसे आगे जाएगा, तमिलनाडु की बहुत अच्छी तरक्की हुई है। आपके हिसाब से कौन सा राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है देश में? मेरे ख्याल से केरल कर रहा है। केरल में लिटरेसी बहुत हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी वगैरह ये जो हमारे मॉडल्स है बहुत कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी केरल अभी टॉप पर आ गया है। ठीक है, तो केरल जैसा जो स्टेट है वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मतलब एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम है, एफिशिएंसी भी है और इनकम भी है। तो क्या केरल को फॉलो कर सकते हैं बाकी के राज्य? बिल्कुल कर सकते हैं। और केरल ने क्या किया है, केरल की जो ग्राम पंचायत व्यवस्था है, केरल की ग्राम पंचायत व्यवस्था बड़ी सक्षम है।
एक एक उन्होंने ग्राम पंचायत एग्रीगेट की है, एक एक ग्राम पंचायत 25,000 कम से कम लोक संख्या की ग्राम पंचायत है, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के में ग्राम पंचायतों का बहुत बड़ा हाथ होता है, बड़ी ताकत है ग्राम पंचायत। इसके चक्कर में सब जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन जाता है। तो कई चीज़ें हमको केरल की तरह फॉलो कर सकते हैं। सर, जब हम लोग रूरल भागों की बात करते हैं तो वेलफेयर स्कीम्स और गांवों का एक बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन शहरों में भी लोगों का जीवन मान जो है वो सुधारना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से हमारे सिटीज़ का लिवेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे अभी एक वर्ल्ड जागतिक लेवल पर लिवेबिलिटी इंडेक्स एक होता है, तो उसमें क्या देखते हैं लिवेबिलिटी में? इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखते ही हैं, लेकिन उस शहर में शिक्षा का स्तर क्या है, आरोग्य सुविधा का स्तर क्या है, पर्यावरण का स्तर क्या है, वहाँ से संस्कृति कल्चरल सिस्टम्स क्या है, शहर का कल्चर क्या है, इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ के देखा जाता है। सर, एक क्वेश्चन यह है कि जैसे चाइना से हम बार बार कंपैरिजन होता है, अभी वियतनाम भी आगे जा रहा है, बांग्लादेश ने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतनी तरक्की की, चाइना में बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दी गई थी, अच्छी तरह से स्किल्स थे लोगों के पास। जब डेवलपमेंट हो रही थी तो वो सब उनको एक स्किल्ड लेबर मिल गया, एक उनका कंट्रीब्यूशन रह गया। ऐसे इंडिया ने क्या करना चाहिए, भारत ने क्या करना चाहिए? देखो, चाइना कहिए, वियतनाम कहिए, यानी जब दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज देखेंगे भैया चाइना तो रिस्की हो गया, चाइना पे हम पूरा निर्भर नहीं करेंगे, तो चाइना +1 ये स्ट्रैटेजी आ गई, तब भारत का रोल बहुत कम रहा। लोग वियतनाम की तरफ देखने लगे, क्योंकि वियतनाम में स्कूल सिस्टम बड़ा अच्छा है और वियतनाम में वो ट्रेंड मैन पावर है। तो वियतनाम आज हमको छोटा सा देश है, लेकिन हमारे से ज़्यादा उनका पर कैपिटा इनकम है और हमको बड़ी टक्कर दे रहा है। तो ऐसे कई देश अब बन रहे हैं जो अपनी व्यवस्था में, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शिक्षा में की, हेल्थ फैसिलिटीज़ में की, लोगों में अगर आप इन्वेस्टमेंट, प्राइमरीली हम उसका लेसन ये है कि अगर हमको विकसित होना है तो हमको आम जनता में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर, इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, मतलब अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो उसमें एक राहुल गांधी ने बात की थी कि जो संपत्ति है, वेल्थ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, गरीबों की तरफ वो संपत्ति जानी चाहिए। क्या ये सही बात है, और आपको क्या लगता है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना? मेरे ख्याल से राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमको पहले एक डेटा मिलना चाहिए कि इस देश में किसकी भागीदारी, और ये सही है क्योंकि यहाँ का आर्थिक व्यवहार और जातीय व्यवहार एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। जैसे आप बॉम्बे के किसी भी स्लम में जाएंगे, आपको वहाँ दलित मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, ओबीसी मिलेंगे, कुछ उच्च वर्णीय लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। आप अगर पेडर रोड पे जाएंगे, वहाँ जो, या फिर नरीमन पॉइंट जाएंगे, या जहाँ पे जो एकदम रिच सोसाइटी में जाएंगे, तो आपको ज़्यादातर उच्च वर्णीय लोग ही मिलेंगे, उच्च जाति के लोग मिलेंगे। तो ये जो संबंध है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, और जातिगत जनगणना तक राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है, उससे आगे जाने वाला जो मुद्दा है वेल्थ टैक्स, वो ये कांग्रेस नहीं कह रही है। सैम पित्रोदा जी कह गए, और सैम पित्रोदा जी को फिर बाद में लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ टैक्स स्ट्रक्चर रिग्रेसिव है, गरीब बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलता, जबकि एकदम सबसे अमीर से अमीर जो है कि 0.1% जो हमारे देश में सबसे अमीर है, उनकी तो ज़्यादा आय जो है वो मेहनत से नहीं आ रही है, वो आ रही है क्योंकि उनके पास पैसा है, पैसा ही पैसा ला रहा है। अगर पैसा ही पैसा ला रहा है, तो अगर उसमें से 2% भी हम टैक्सेस ले लें उनसे, वेल्थ टैक्स पर उनकी जो संपत्ति है 2% भी ले लें, तो हमको शिक्षा और फिर आरोग्य सुविधाएं, इनके लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा टॉमस पिकेटी जैसे लोगों का कहना है, और बहुत लोगों का भला भी हो जाएगा। बहुत लोगों का भला हो जाएगा। सर, आपने कहा ये महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना है, और राज्यों में भी जो कल्याणकारी योजना है, उसका पैसा अगर हम शिक्षा में लगाते हैं, हेल्थ केयर में लगाते हैं, तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। भारत की यूनिवर्सिटीज की, शिक्षण संस्थाओं की क्या स्थिति है? देखो, आज देश दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में चाइना की 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 20 साल पहले, 25 साल पहले एक भी नहीं थी। चाइना हमारे बहुत पीछे था। मेरे को याद है कि चाइना से एकेडमिक्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आते थे पढ़ने के लिए,
मिलने के लिए आते थे, मेरे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आते थे, तब हम लोग थोड़ा सा उनको इन्फीरियर ट्रीटमेंट देते थे, अरे इनको कुछ आता नहीं वगैरह वगैरह। आज वो पूरी परिस्थिति बदल गई है। आज हिंदुस्तान में हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, पहले 200 टॉप 200 में एक ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर की है। लेकिन हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पर 90% ऑफ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब है। महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, एक बार मेरे को याद है कि 2011 में भी मुंबई यूनिवर्सिटी दुनिया के पहले 500 यूनिवर्सिटीज़ में थी। आज 1000 से पीछे, आज उसमें से वो निकल गई है। तो हमारे यूनिवर्सिटी का गवर्नेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हमको उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सर, जैसे बात करते हैं कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ध्यान दिया, लेकिन अभी वी हैव मिस द बस। हम लोगों को कुछ दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। जैसे सेवा इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, भारत के टेलीमेडिसिन की बहुत चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है भारत तरक्की कर सकता है? मैं 2 चीज़ें देखता हूँ। एक तो हम अभी सर्विस इंडस्ट्रीज में ही हैं, लेकिन वो सर्विस है एकदम लो पेइंग सर्विस है, गाड़ी धोना, वॉचमैन का काम करना, इसी तरह की सर्विसेज है, छोटी दुकान चलाना। हमको उसमें से निकलकर हाई वैल्यू एडेड सर्विसेज में जाना पड़ेगा और उसके लिए हम तभी कर सकेंगे जब हमारे पास शिक्षित मैन पावर होगी। तो फिर से वही मुद्दा आता है कि हमको शिक्षा, हेल्थ केयर में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों को जोड़ के देखना पड़ेगा, ना कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम अभी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं और हमको ये लग रहा है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, तो लोग अपने आप फायदा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो हमको हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पे भी एम्फसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। सर, और एक मुद्दा है कि भारत सुपर पावर बनने वाला है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा दुनिया में, अभी 5वीं है। तो क्या स्थिति है? सचमुच हम लोग सुपर पावर है, तरक्की करने वाले हैं? देखिए, हम कह रहे थे कि हम यूके से बड़ी इकोनॉमी बन गए, लेकिन यूके का पर कैपिटा इनकम हमसे 20 गुना ज़्यादा है और यूके का आज जो पर कैपिटा इनकम है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको 107 साल लगेंगे, मैंने कैलकुलेट करके देखा है। तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हम यूके को पीछे छोड़ गए, जापान को पीछे छोड़ गए। हमको ये देखना चाहिए कि आम हिंदुस्तानी आदमी को क्या उसको पर्याप्त अच्छा जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, आम सुविधा चाहिए, शिक्षा चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बेसिक, फिर उसके बाद अपनी प्रगति तो खुद कर लेगा। हर व्यक्ति अपनी प्रगति खुद कर लेता है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको वो फैसिलिटेटिंग सिस्टम बनाए, सपोर्ट देना है और वो सपोर्ट सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट का होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। हर तरह की हमारे पास इनइक्विटीज़ हैं, जैसे महिलाओं पे बंधन है, जातियों में हमारे पास इनइक्विटीज़ हैं। इन इनइक्विटीज़ को लेके हमको चलना है। तो हमारा प्रश्न थोड़ा अलग है, बिल्कुल, अलग तरह प्रश्न भी अलग है, उसके उत्तर भी अलग हो सकते हैं। लेकिन सर, ऐसे बोला जाता है कि इंडिया में जितना वर्क कल्चर होना चाहिए उतना नहीं है, हम अपनी क्षमताएं पूरी तरह से यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से भारत कब बड़ा देश बनेगा? मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हमको उसको अलग नज़रिए से देखना चाहिए। यहाँ तो बहुसंख्य लोग गरीब है और गरीब आदमी यहाँ भयंकर मेहनत करता है। गरीब आदमी के वर्क कल्चर का क्वेश्चन ही नहीं है, उसको बिना वर्क उसकी जिंदगी दिन कटेगा ही नहीं, उसको काम तो करना ही पड़ेगा। हम वर्क कल्चर की जब बात करते हैं तब हम लार्जली पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं हमारे मन में, शासकीय नौकरी में जो लोग हैं, लेकिन वो तो गवर्नेंस का इशू है। आपको वहाँ पर मॉनिटरिंग अच्छी तरह करनी चाहिए। अच्छी तरह आप मॉनिटरिंग किसी भी जगह पे नहीं करेंगी तो वहाँ पर तो लोग काम करेंगे नहीं। तो ह्यूमन नेचर है, अगर मेरे खेत में अगर कोई काम कर रहा है और उसमें निगरानी नहीं रखूँ तो वो पूरा काम नहीं करेगा, बैठ के तंबाकू खाएगा, चाय पिएगा, नेचुरल है। लेकिन सर, अगर हमारा देश आगे जाना है तो हमें भी आगे आना पड़ेगा। हमको फिर गवर्नेंस सिस्टम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। और वो गवर्नेंस सिस्टम में हम किस तरह इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नहीं कर रहे आज पूरी। और एक अहम बात आपने कही थी सर कि हर आदमी का, मतलब हर पर्सन का जीना अगर अच्छा हो जाए, गुणवत्ता वाला हो जाए तो ही देश आगे बढ़ेगा। उसके बारे में आपको क्या लगता है कि भारतीय लोगों ने क्या मनोवृत्ति रखनी चाहिए? भारतीय लोगों की मनोवृत्ति का क्वेश्चन नहीं है, हम स्टेट करके कैसे सोचते हैं। तो हमको ये करना चाहिए कि देखिए, भारतीय आदमी तो मेहनत करता ही है,
काम तो करते हैं, अगर आम भारतीय आदमी सही में गरीब है। हमको भारतीय आदमी की मनोवृत्ति में जो इनिक्विटीज़ है, सामाजिक धारणाएं जो हमारी हैं, जैसे जाति व्यवस्था है हमारे पास, या फिर जेंडर में इनजस्टिस है, ये बिल्कुल आर्थिक प्रक्रिया पर हमारे बंधन डालती है। बिल्कुल। तो वो जो हमारा नज़रिया है वो बिल्कुल बदलना हमको जरूरी है। जैसे हर नागरिक की तरक्की होगी तो पूरी देश की तरक्की होगी और देश आगे जाएगा और अलग मायने में सुपर पावर बनेगा। नीरज हाथीकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वन इंडिया हिंदी ये हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।